हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो जीके में स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग संविधान टॉपिक से 350 क्वेश्चन किए थे। आज 350 से आगे करेंगे। तो चलिए क्लास चालू करते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो आयरिश का यहाँ तात्पर्य जो है वो आयरलैंड से है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, यही होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है वो राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। इसको हम कहते हैं अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? तो वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होते हैं। यहाँ राज्य का मतलब देश से है, स्टेट से नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत भेदभाव का उन्मूलन का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा? तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में इसका विवरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? तो भाग 13। भाग 13 में जो है वाणिज्य व्यापार समागम का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बिहाऊ हौवाराम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इनको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया है? तो भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो 6। पहले मूल संविधान में कुल 7 अधिकार दिया गया, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी भारतीय नागरिक को कुल 6 अधिकार है। तो 6 अधिकार में है शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक संवैधानिक स्वतंत्रता, और इसका वर्णन जो है वो किया गया है 1978 के बाद। भारतीय नागरिक को मूल रूप से 6 अधिकार ही हैं: शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक संवैधानिक स्वतंत्रता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन यही पूछ दे क्वेश्चन जो संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकार किया गया, लेकिन संविधान को लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। और इसी कारण से 26 नवंबर 1950 को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। क्योंकि जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय 8 ही अनुसूची थी, लेकिन अब जो है 12 अनुसूची है और 22 भाग, लेकिन यहीं उपभाग सहित पूछ देगा तो उपभाग सहित जो है भागों की संख्या है 25। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संशोधन द्वारा। प्रथम संशोधन जब हुआ तो 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में? तो 12। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395, बट अब है 465 तथा अनुसूची है 12 और भाग है 22। लेकिन उपभाग सहित यहीं पूछ दे तो उपभाग की संख्या हो जाएगी 25। 3 गो उपभाग है और 22 गो भाग है, तो उपभाग सहित भागों की संख्या पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी संख्या 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395, बट अब कितने हैं? तो 465 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार है प्राप्त है? तो अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कौन कौन? तो शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक संवैधानिक स्वतंत्रता। शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक संवैधानिक स्वतंत्रता, यही अधिकार है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची से मिलता है? तो 11वीं अनुसूची।
चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये जो है सूचियाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, एवं प्रस्तावना की भाषा भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में भारत रत्न, अभी बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार का प्रावधान जो है अनुच्छेद 18 में, संविधान के अनुच्छेद 18 में इसका विवरण है। ये जानकारी की चीज़ है, ये जानना चाहिए। तो भारत रत्न जो है अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है, ये संविधान में इसका विवरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ये सब लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन कौन से हैं? तो 14 से 18। समानता का अधिकार का जो विवरण है वो 14 से 18 में है। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये जो है इसमें इसका विवरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 20 में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर पूछ दीजिए भारतीय संविधान में संशोधन किस भाग में मिलता है तो हो जाएगा भाग 20। अगर यहीं पूछ दीजिए किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद हो जाएगा 368। और यहीं पूछ दे ये संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के संविधान से, यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये एक ही देश का नाम है। तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान जबकि नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ये भी पूछ देता है जो संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। भारतीय संसदों के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा के स्पीकर जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहीं पूछ दे जो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो आपका हो जाएगा वो राष्ट्रपति। बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ? तो बॉम्बे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मंत्रिपरिषद सदस्यों के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, बट अब प्रयागराज। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, माता की नागरिकों के आधार पर
विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में दिया गया। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख 51 क में मिलता है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के 4 क में किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो नंदलाल बोस द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब जो संविधान में वर्तमान में अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। जैसे शिक्षा, शोषण, समानता, धार्मिक संवैधानिक स्वतंत्रता, 3 गो का ग्रुप इधर और 3 गो का ग्रुप इधर, यानी भारतीय नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मैथिली, सैंथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 92वां संशोधन, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और उस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3। अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35, भाग कहेगा तो 3। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 माह। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015। इससे पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता था प्रधानमंत्री, जबकि नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अगला प्रश्न है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, राज्य में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही भारत के कुछ ही राज्यों में विधानसभा तथा विधान परिषद होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। जिससे केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य में राज्यपाल।
अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य के संचित निधि से। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्यपद हेतु न्यूनतम आयु, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष होती है, वैसे ही इनका भी 35 वर्ष। जबकि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने एंगल भारतीयों को नियुक्त कर सकते हैं? तो 1। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा? तो राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह वाक्य को सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसीलिए यह अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? तो अधिकतम 6 माह। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356। भारत में 3 तरह के आपातकाल का घोषणा है, एक अनुच्छेद 352 के तहत, एक अनुच्छेद 356 के तहत और एक अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? तो अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा के महासचिव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 338।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सब आते हैं। एक बार फिर से सुनिए, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, ये सब है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस। ये फ्रांस में जन्म लिया। अगला प्रश्न है लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। एक बार फिर से सुनिए, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई, ये सब किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा, विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर दी जाती है? तो कम से कम 1/6 भाग मतदान यानी 1/6 भाग वोट प्राप्त नहीं करने पर, 1/6 भाग वोट नहीं प्राप्त होगा तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? तो दो बार। अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110। यही कह देगा जो वित्त विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत। और धन विधेयक का विवरण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। बट अब लोकसभा में जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का किया जाता था वो अब से समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। 1/10 होना चाहिए विपक्ष में बैठने के लिए। अगला प्रश्न है वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 284। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 7। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने
उच्च न्यायालय है? तो 25। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? तो राज्य सूची में 61। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245। हालांकि अधिकतम संख्या 250 है। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकते हैं? कर सकते थे 2, बट अब नहीं है। अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 545। अगला प्रश्न है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। अगला प्रश्न है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34। अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों के आवंटन किस आधार पर होता है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला प्रश्न है वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो 60। कम से कम 60 होगी। अगला प्रश्न है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360।